Welcome back to our channel RS Public School, Bharat Journal for Distant Learning. After a short interval of time, we are starting our new video sessions. Today, we are going to deal with the chapter named Modern Period in History. This chapter belongs to class 8. क्लास 8 के लिए चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री इज द नेम ऑफ द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल डील अबाउट हिस्ट्री। हम लोग अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बताया कि द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी एंड डील्स विद द इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग 18th एंड द फॉलोइंग सेंचुरीज अप टू द प्रेजेंट पीरियड। अब तक जो हमारा है आज के दिन तक और इससे पीछे का समय, इसको हम लोगों ने इतिहास कहा है। जो बीत गया वो इतिहास है। हिस्ट्री इज अ रिटन रिकॉर्ड। हिस्ट्री का डेफिनेशन ये होगा, हिस्ट्री इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ आवर पास्ट टाइम्स, ठीक है। बीते हुए समय, जो हमारा समय बीत गया है वही इतिहास है। एंड हिस्ट्री इज बीन डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। इतिहास को हम लोगों ने 3 हिस्से में बांटा है। वो 3 हिस्से हैं हमारे कौन कौन से? तो एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। अब इन तीनों में हम लोग अंतर कैसे पहचानते कैसे हैं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री है या मिडिवल हिस्ट्री है या मॉडर्न पीरियड है? इन समय इनको एक अलग अलग समय में बांटा गया है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। एंशिएंट पीरियड हम लोग किसे कहेंगे? तो एंशिएंट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर 8th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी के पहले, 8th सेंचुरी के पहले के समय को हम लोग बोलेंगे एंशिएंट पीरियड, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट द चेंज फ्रॉम दिस पीरियड टू द मिडिवल पीरियड ऑकर्ड विद द अराइवल ऑफ तुर्क्स इन इंडिया। 8वीं शताब्दी तक भारत में कोई इन्वेडर्स नहीं थे, कोई बाहरी ताकत नहीं आई थी। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद तुर्क भारत आए। तो जब से तुर्क लोग भारत आए, उससे पहले के समय को हम लोग एंशिएंट पीरियड के नाम से जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। मिडिवल पीरियड क्या था? 8th to 18th सेंचुरी। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एम्पायर बाय द तुर्क्स ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस इन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। द चेंज फ्रॉम द मिडिवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड ऑकर्ड विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। देखिए, पहला तो हम लोगों ने कहा, मैंने कहा कि 8वीं शताब्दी से पहले, बिफोर 8th सेंचुरी तक इंडिया का शासन इंडिया खुद अपने देश पे कर रहा था, ठीक है। तो उसको हम लोग एंशिएंट पीरियड बोलते हैं। लेकिन 8th सेंचुरी में कौन आ गया यहाँ पे? तुर्क्स आ गए। दे स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश देयर न्यू किंगडम्स इन इंडिया। वो लोग अपना अपना राज्य स्थापित करने लगे भारतवर्ष में, जिसकी वजह से 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के समय को हम लोग क्या बोलेंगे? मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के दौरान जो तुर्क्स थे या मुगल्स थे, उन लोग भारत में आए और वो लोग अपना यहाँ पे राज्य स्थापित करने लगे। इसको हम लोग बोलेंगे मिडिवल पीरियड। और कभी भी हम जो डिवाइड कर रहे हैं एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, इसको इसलिए कर रहे हैं कि एंशिएंट पीरियड में हमारा रहन सहन, खान पान, कपड़ा लत्ता, ये सब अलग तरीका का था। जब मिडिवल पीरियड में तुर्क्स आए तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में बदलाव हुआ। इस तरीके वो लोग हम लोग को बदल दिए एक तरह से। और फिर जब मॉडर्न पीरियड आया आफ्टर 18th सेंचुरी व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, अंग्रेज लोग भारत आए, वो हमारा हो गया मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड इज जनरली सेड टू हैव स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। देखिए, एंशिएंट पीरियड में हम लोग थे तो वो हम लोग आदिम काल में चल रहे थे, अपना जैसे तैसे चल रहे थे, भारत अपनी सभ्यता संस्कृति को लेके चल रहा था। उसके बाद जब तुर्क्स भारत में आए 8th सेंचुरी में, तो उन्होंने हमारे रहन सहन को बदला। हमारा जो नजरिया था अपने क्या समाज के बारे में, उसको भी उन्होंने बदला, हमारा रहन सहन को बदल दिया। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियड आया, तो मॉडर्न पीरियड में क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, नए नए टाउन्स, शहर बसने लगे। इन लोगों ने भी हमारे क्या कहते हैं कि संस्कृति, सभ्यता संस्कृति में बदलाव लाया।
पहले ऐसा कुछ नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे फैक्ट्रीज में लोगों का काम करना, और शहरों में जैसे एक जगह पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आबादी और वहां पे इंडस्ट्रीज, उन्हीं इंडस्ट्रीज में उस शहर के लोग काम करते हैं। इस तरह की सभ्यता संस्कृति भारत की नहीं रही थी पहले, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तो बहुत सारे उन्होंने बदलाव किए थे। Colonization, swift transport and communication, democratic political system, widespread literacy and large scale migration of people in search of new occupation। देखिए, एंशिएंट पीरियड में सब लोग खेती बाड़ी पे निर्भर थे, ठीक है। मिडिवल पीरियड में नए नए राज्य स्थापित हुए, तुर्क आए, उन्होंने अब नया सिस्टम लगाया, लागू किया यहाँ के लोगों के ऊपर। फिर आए अंग्रेज 18वीं शताब्दी में, उन लोगों ने भी कुछ बदलाव किए। बदलाव क्या किए? फॉर एग्जाम्पल आप देखें, बदलाव पहले सूचना के लिए क्या करते थे लोग, अपने लोगों को संदेश लिख कर के भेजते थे। किस पे? भोजपत्र पे, ठीक है। पेपर नहीं था उस समय भोजपत्र पे वो लोग लिख करके संदेश एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पहुंचाते थे, संदेश वाहक। बाद में तुर्क लोग आए तो और मॉडर्नाइजेशन हुआ, पेपर्स का खोज हुआ, और वो लोग पेपर पे लिख करके सूचना अपने संदेश वाहकों तक भेजते थे। लेकिन मॉडर्न पीरियड में जब अंग्रेज लोग आए भारत में, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे स्टार्टेड न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वहां यहाँ पे क्या आ गया? नया कम्युनिकेशन के नए नए माध्यम उन लोग लाए, नए टेक्नोलॉजीज लाए, अपडेट किया हम लोगों को। उन लोगों ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार भी उन्हीं के आने के बाद से हम लोगों को मिला, और उसके बाद टेलीग्राम आप समझ सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं कि आप कहीं भी हैं, वहां से अपना लेटर लिखे पोस्ट कर दिए तो वो संबंधित व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग के पास क्या आ गया? न्यू मॉडर्न टेक्निक, मोबाइल आ गया। इंस्टेंटली जब भी हम मैसेज करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह वो चला जाता है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो पहले और अब में बहुत अंतर है, ठीक है। पहले और अब में एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, इस टेक्निक्स में जब बदलाव होगा, नए नए चीज का आविष्कार होगा, तो उससे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के रहन सहन जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है: मॉडर्न, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड जब 8वीं शताब्दी से पहले के समय को बोला जाता है, मिडिवल पीरियड 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक कहा जाएगा, और मॉडर्न पीरियड इसको हम लोग कहेंगे 18वीं शताब्दी के बाद अब तक के समय को हम लोग मॉडर्न पीरियड कहेंगे। अब देखिए, न्यू इन्वेंशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। टॉपिक है हमारा The spirit of inquiry led to many scientific inventions. The invention of the printing press helped in spreading new ideas through printed material. People took new interest in different aspects of human life. Painting, literature, sculpture, theatre, and music captured their interest. New inventions. There are many new inventions. Scientists have done many new inventions during the modern period. अब और पहले के समय में बहुत सारे अंतर आ गए हैं। देखिए, पहले के समय में फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी बुक का कार्बन कॉपी करना है तो एक आदमी उस पूरी किताब को लिखता था बाय हैंड, ठीक है। लेकिन अभी, और उसको लिखने में किताब को कितना समय लगता था? 1 महीना 2 महीना लग जाएगा एक आदमी को एक किताब को लिखने में। लेकिन अभी क्या है कि प्रति मिनट में हम लोग एक नई किताब छाप सकते हैं। क्यों? विद द हेल्प ऑफ न्यू इन्वेंशंस। प्रिंटिंग प्रेस आ गया हमारे पास, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय में न्यूज़पेपर्स पहुंच जा रहे हैं। तो ये सब संभव नहीं था अगर नए नए इन्वेंशंस नहीं होते। अगर नए इन्वेंशंस नहीं होते, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं आई होती, अभी भी हम लोग क्या कर रहे होते? अब एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना है तो घोड़ा पे आदमी बैठा और उसको भेजो, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गया, आपके हाथ में मोबाइल है, आप तुरंत टाइप करते हैं कोई भी मैसेज, और एक जगह से वो मैसेज हजारों किलोमीटर दूर दूसरे जगह विद इन सेकंड्स पहुंच जाता है। ये हुआ न्यू इन्वेंशंस, नई नई खोज। अब पहले हम लोग घोड़ा पे चलते थे, अब गाड़ी पे चलते थे, उसके बाद अब एरोप्लेन आ गया। अभी नया मॉडर्न टेक्निक आया है कि ह्यूमन बींग्स भी हवा में उड़ सकते हैं, जस्ट लाइक गॉड, भगवान जैसे देखते हैं हम लोग टीवी सीरियल्स वगैरह में, उस तरह आदमी, ह्यूमन बींग्स भी उड़ सकता है आज के डेट में। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस इन वेरियस सेक्टर्स। अलग अलग क्षेत्रों में नए नए खोज हुए हैं, या फिर वो सूचना के क्षेत्र में हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, या दवाइयों के क्षेत्र में हो। दवाइयां भी बहुत ज्यादा विकास की है आज के डेट में।
तो वो ऐसा संभव कब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नए नए पद्धति को अपनाया। ठीक है, इंडिया में एंशिएंट पीरियड में सिर्फ आयुर्वेद ही चलता था, मिडिवल पीरियड तक आयुर्वेद चला है। उसके बाद जब मॉडर्न पीरियड आया तो एलोपैथ आ गया। अभी आप लोग मेडिसिन का नए नए क्या कहते हैं कि ब्रांचेस देख सकते हैं, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेद है, यूनानी पद्धति है, ऑल दिस थिंग्स। जब ये चीजें होती कब है? जब हम लोग नए नए इन्वेंशंस करते हैं, नए नए तरीका को खोजते हैं। ठीक है, वॉयजेस हम लोग देखते हैं। The invention of mariner's compass and quadrant and improvement in shipbuilding and cartography improved the prospects of long sea voyages. Explorers like Christopher Columbus, Vasco da Gama, and Ferdinand Magellan discovered new sea routes to the west and the east. New places were discovered and trade settlements were set up in different parts of Asia, Latin America and Africa. और voyages का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सफर से है। समुद्र में जो हम लोग सफर करते हैं, नाविक लोग करते हैं, उसको voyages बोला जाता है। तो वॉयजेस एक बार अगर आप समुद्र में उतर गए तो आपके पास अगर कंपास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप समुद्र में खो जाएंगे। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस। लेकिन अब जैसे हमको कहीं समंदर में हम के रास्ते हमको कहीं जाना है, या फिर आप एरोप्लेन के माध्यम से कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं बना हुआ जीटी रोड या एक्सप्रेस वे कि आप उस पर चढ़े और चल गए उड़ते हुए, ऐसा वो नहीं है। वहां पे क्या है, ओनली दे नीड डायरेक्शन, उनको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन उनको एक्यूरेट कौन बता सकता है? सिर्फ और सिर्फ कंपास बता सकता है। जब कंपास की खोज हुई तभी लोग नई नई जगहों पे जाना, उनका दिशा निर्धारित करना कि कौन सी जगह किस दिशा में है, तो उस दिशा में अगर हम जाएंगे तो उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वॉयजेस से ये संभव हो सका। शिप बिल्डिंग का नया नया पहले हम लोग सिर्फ लकड़ी की नाव था, लेकिन नाव में भाई सफर करना है हमको 5 महीना 6 महीना, तब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं हम लोग। उसमें मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इंजन्स लगाया गया। पहले नाव सिर्फ और सिर्फ हवा की मदद से ही, ट्रेड विंड की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, लेकिन अब उसमें मॉडर्न इंजन्स है, वो हवा के विपरीत दिशा में भी जा सकती है। उसका स्पीड बढ़ गया है, उसका क्षमता बढ़ गया है माल ढोने का। तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद द न्यू इन्वेंशंस। नए नए जो इन्वेंशंस हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसी की वजह से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। वॉयजेस के माध्यम से ही अलग अलग देशों का या अलग अलग भूखंडों का हमें पता चला है। ये जो वास्को डी गामा या कोलंबस, ये सब बड़े बड़े सेलर्स थे। ये लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी समुद्र में ही गुजार चुके हैं, और इन लोगों ने बहुत सारे नए नए जगहों का खोज किया है, रास्तों का खोज किया है, जैसे एक देश से दूसरे देश हम लोग जा सके। यहाँ पे नो मोर में दिया है, इन 1498 द फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट ऑन द मलाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। सून द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर इन गोवा, दमन एंड दीव। जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने लिए रसद वसद सब रख लेते थे नाव में, और कई महीनों तक सफर करते थे। जब उनको कहीं नया जमीन का हिस्सा मिल जाता था, वहां पे वो लोग जाना, वहां के लोगों से संपर्क बनाना, फिर वहां पे वो लोग ट्रेड भी स्टार्ट करते थे, बिजनेस स्टार्ट करते थे। वहां का सामान अपने देश में ले जाना, अपने देश से सामान वहां पे ला करके बेच देना। इससे क्या होता था, बिजनेस स्टेब्लिश होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का दूसरा टॉपिक है प्रॉफिटेबल ट्रेड। बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी यूरोपियन ओवरसीज ट्रेड स्टार्टेड ब्रिंगिंग ग्रेट प्रॉफिट। राजा महाराजा जो पहले थे वो लोग आपको पैसा तभी देंगे जब आप उनको कुछ प्रॉफिट कमा के देंगे। तो ये जो ओवरसीज ट्रेड था ये बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा था, जिसकी वजह से राजा महाराजा लोग जो किंग्स थे यूरोपियन कंट्रीज में, वो लोग बहुत ज्यादा इस पे क्या इन्वेस्ट कर रहे थे, ज्यादा पैसा लगा रहे थे। The rulers of various European countries started giving exclusive right to group of merchants to begin companies to trade in East in place of a good share of their profit. In this way, the English East India Company was set up in 1600. इसी तरीका से 1620 in 1600 to 1600 में नया एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उदय हुआ, एक कंपनी का। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की सरकार ने राइट्स दिया कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं और वहां पे जाकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपके बिजनेस में हमको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी हम आपको सुरक्षा देंगे।
द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप इन 1602। अब अंग्रेजों को देख करके डच जो आज हॉलैंड है, ठीक है, उन लोगों ने 1602 में एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, लेकिन उस ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन थे? डच लोग थे। और जो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका मालिक कौन थे? इंग्लैंड के लोग थे। एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन 1664। फ्रांसीसियों ने भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, लेकिन वो 1664। सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाया 1600 में, फिर 1602 में डच ने बनाया, फिर 1664 में फ्रेंच ने बनाया। Imperialism is the creation of unequal relationship between countries based on domination and subordination. The Europeans concentrated all kinds of power in their hands, and thus imperialism was born. Imperialism means वो लोग एक जगह पे दूसरे जगह जाते थे और वहां पर जाकर के कब्जा करना, वहां के बिजनेस पे पूरे 100% वो लोग कब्जा कर लेते थे, उस जगह को वो लोग कंट्रोल करने लगते थे, वहां के इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे वो लोग, क्योंकि वो लोग बिजनेस करते थे, उनके पास पैसा था, उनके पास न्यू टेक्निक्स थे, नए तरीके के हथियार थे, जिसके दम पे वो लोग वहां पे राज करते थे। इंग्लैंड वाले लोग भी भारत को कॉलोनी बनाए, किसके दम पे? न्यू टेक्निक्स के दम पे। नए नए उनके पास हथियार थे, उनके आइडियाज हमसे ज्यादा विकसित थे। उन्होंने आया यहाँ पे पहले बिजनेस करने, और बिजनेस करते करते यहाँ पे पूरे देश पे उन लोगों ने शासन किया। अब हम लोग देखते हैं कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कॉलोनाइजेशन तो अलग अलग देशों ने, जैसे इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, डच हुआ, इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे जाकर के दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना दिया था। कॉलोनी का मतलब कि वहां पे पूरा बिजनेस का होल एंड सोल वही लोग रहेंगे, दूसरा किसी को वहां पे बिजनेस करने नहीं देते थे। और आस्ते आस्ते वहां पे वो लोग अपना किंगडम स्थापित कर देते, एक तरीका से साम्राज्य स्थापित कर लेते थे वो लोग। In different countries all over the world, these areas came to be known as colonies, and the process of acquiring colonies was known as colonization. Britain, Portugal, Spain, France, Italy, etc. established their colonies in Asia, Africa, and Latin America. इन सभी देशों ने, जर्मनी, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, इन सभी ने क्या किया? अपने देश से निकल करके दूसरे देशों पे कब्जा किया, उनको अपना कॉलोनीज बनाया। उनका जो भी वहां पे, जैसे इंग्लैंड इंडिया में था, तो इंग्लैंड क्या करता था? यहाँ पे जबरदस्ती लोगों से नील की खेती कराना, कपास की खेती कराना, चाय पत्ती की खेती कराना। ये तो वो लोग भारत के बारे में कम सोचते थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग समृद्ध हो। वो लोग अपने बारे में सोचते थे कि यहाँ से चाय पत्ती उगाएंगे, अपने देश लेके जाएंगे, यहाँ पे नील उगाएंगे, अपने देश में हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा देश समृद्ध हो, हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो इससे बेनिफिट किसको होता था? जो मालिक होता था, जो कॉलोनी ओनर्स होते थे, जो ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये थे, इनको बेनिफिट होता था। जो कॉलोनीज थे, जो कंट्रीज कॉलोनीज थे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे ये लोग। जापान वॉज द ओनली एशियन कंट्रीज टू बिकम एन इंपीरियल पावर। एशिया के अंदर जापान ही एक ऐसा देश था जो अपने अधीन अलग अलग जगहों पे जाकर के कॉलोनीज बनाया था। इसके अलावा कोई, ना इंडिया, ना चाइना, कोई नहीं था जो कॉलोनाइजेशन का काम कर रहा था। ये सभी जो व्यवस्था थी ये यूरोपियन कंट्रीज की थी, और यूरोपियन कंट्रीज ही ये हैं, ब्रिटेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं। So thank you for watching this video. If this video is helpful for you, please like and subscribe our channel. And tomorrow we will meet again with further topics in this chapter.